हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज हम स्टडी करेंगे जेट ट्रांसफॉर्म के बारे में। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डिजिटल फिल्टर के क्वेश्चन, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन, फाइंडिंग आउट इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म, फाइंडिंग आउट जेट ट्रांसफॉर्म, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। समेशन ऑफ एक्सएन फ्रॉम एन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यूजिंग जेट ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल हैं, इसीलिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉमन है आने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो यहाँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपने इसका पढ़ा होगा, उसके बारे में मैं एक आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। एक्सएन का जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कैसे लिखते हैं और उसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। वो एक हमेशा सर्कल को सिग्निफाई करता है, वो कैसे सर्कल को सिग्निफाई करता है यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। फिर मैं प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा, फिर कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल के जेट ट्रांसफॉर्म होते क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से बहुत सारी प्रॉपर्टी रिलेट करती हैं, इसलिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको लिखना डेफिनेटली आना चाहिए जेट ट्रांसफॉर्म के केस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सएन का जेट ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ जेड है, कैपिटल एक्स ऑफ जेड है, तो कैसे लिखा जाता है। एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन। वहाँ होता था e की पावर माइनस जे ओमेगा एन, दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा डोमेन या फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ जेड डोमेन में जा रहे हैं, n से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ n गायब हो जाएगा, बचेगा क्या जेड। एक इसका फंक्शन आएगा जेड का फंक्शन, इसी को कहेंगे जेड ट्रांसफॉर्म। जहाँ पे जो जेड वेरिएबल है वो किसके बराबर होता है, आर ई की पावर जे ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा डिस्क्रीट टाइम डोमेन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो अभी हमने पढ़ा था। तो अगर यही r की वैल्यू मैं 1 रख दूं इस इक्वेशन में, तो r की पावर माइनस एन, 1 की पावर माइनस एन हमेशा 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी कर लो, आंसर हमेशा 1 आना है। आ जाएगा एक्सएन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन, तो यही क्या दे देगा। अगर आप r की वैल्यू 1 रख देते हो या z की वैल्यू क्या रख देते हो, r की वैल्यू 1 रखोगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगा, e की पावर जे ओमेगा। इस इक्वेशन में जेट ट्रांसफॉर्म में अगर z की वैल्यू e की पावर जे ओमेगा रख दोगे तो यही जेट ट्रांसफॉर्म आपको क्या दे देगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म भी दे देगा। तो ये थोड़ा सा जनरलाइज हमने कर दिया किसको, फोरियर ट्रांसफॉर्म में। बहुत सारे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना कई बार पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो कन्वर्जिंग नेचर का नहीं होता। उसी के लिए हमने क्या ईजाद कर दिया, जेट ट्रांसफॉर्म ईजाद कर दिया। तो इस आर को बेसिकली कहते क्या है, डैम्पिंग फैक्टर। इस आर को क्या कहते हैं, डैम्पिंग फैक्टर। कई बार आप एक्सएन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जाओगे तो मॉड ऑफ एक्सएन अगर आप देखोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो कन्वर्जिंग नेचर का नहीं होता है, तो वहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना टफ होता है। अगर डिरिचलेट कंडीशन से जाओगे, मॉड ऑफ एक्सएन एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर फाइनाइट वैल्यू है, ऐसे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप हमेशा निकाल सकते हो। लेकिन अगर n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सएन का जिसका इन्फिनिटी हो समेशन, ऐसे सिग्नल का आप अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जाओगे तो वो हमेशा किसी न किसी पॉइंट पे अनबाउंडेड नेचर का आता है, तो उसकी एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई केसेस में हम निकाल भी नहीं पाते हैं, तो हमने उसी के लिए क्या क्रिएट कर दिया, जेट ट्रांसफॉर्म। हमने एक्सएन को तो हम समेशन करके कन्वर्ज नहीं कर पाते थे, लेकिन एक्सएन इंटू आर की पावर माइनस एन, मैं आर की ऐसी वैल्यू चूज करूंगा कि एक्सएन इंटू आर की पावर माइनस एन डिक्रीजिंग नेचर का हो, अगर मैं जीरो से इन्फिनिटी मूव करूं या जीरो से माइनस इन्फिनिटी, ताकि समेशन क्या कर जाए, कन्वर्ज। तो इसीलिए इस आर को क्या कहते हैं, डैम्पिंग फैक्टर। वो वैल्यू को क्या करते जाए, घटाते। जैसे आप कंट्रोल में पढ़ते हो, डैम्पिंग की वजह से ऑसिलेशन घटते घटते क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, स्टडी स्टेट में आ जाता है। उसी तरह से ये क्या है, आर डैम्पिंग फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप देखते होंगे ये जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर का, ई की पावर जे ओमेगा, जे आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर का है। अब देखो, किसी कॉम्प्लेक्स सिग्नल को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आरओसी आएगा, मैं उसके बारे में भी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आता कहाँ से, कैसे निकालते हैं, वो उसका मीनिंग क्या होता है। ए प्लस जे बी, इसको मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड है, और इसका एंगल मैं क्या लिख दूं, थीटा, दैट इज tan इनवर्स बी बाई ए। इसी को लिखने का क्या तरीका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर जे थीटा, जहां थीटा tan इनवर्स क्या है, ए प्लस जे बी। तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोई सिग्नल है कॉम्प्लेक्स डोमेन में जिसका ये वाला एम्पलीट्यूड क्या है, बी, इसका इमेजिनरी एक्सिस पे बी है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट से, इसी पॉइंट को मैं इससे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये लेंथ कितनी है,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एंगल कितना है थीटा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो जेड भी आर इंटू ई की पावर जे थीटा के फॉर्म में लिखा है, लेकिन जहाँ थीटा की वैल्यू है वहाँ ओमेगा आया हुआ है, और ओमेगा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 0 से 2 पाई वेरी कर सकता है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ आर ई की पावर जे ओमेगा को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो ये कैसे नेचर का आएगा, ध्यान से देखो। इसकी वैल्यू यहाँ पे आर है, ओमेगा की वैल्यू अगर मैंने पाई बाई 4 ले ली तो ये एंगल पाई बाई 4 है, ये लेंथ आर है। अगर ओमेगा की वैल्यू मैंने पाई बाई 2 ले ली तो ये एंगल पाई बाई 2 है, लेकिन लेंथ अभी भी कितनी है आर, क्योंकि आर इंटू ई की पावर जे थीटा। अगर ओमेगा की वैल्यू मैंने ले ली मान लो 3 पाई बाई 4, तो ये एंगल 3 पाई बाई 4 कहीं आएगा, लेंथ अभी भी क्या आएगी आर। मैंने ले लिया पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ले लिया तो कहीं यहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। तो आपका लेंथ हमेशा क्या आता रहेगा आर। एंगल 0 से बढ़ता हुआ मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, 2 पाई तक आ सकता है। तो अगर ध्यान से देखो आर ई की पावर जे ओमेगा एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसपे लेंथ आपकी, जिसकी रेडियस हमेशा क्या है आर है। मतलब रेडियस जो है वही क्या होता है, ये मैंने क्या कहा था, ये मॉड होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, और एंगल क्या होता है थीटा होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ई की पावर जे थीटा। तो मॉड ऑफ जेड एक्चुअली में है क्या आर। तो जो ये रेडियस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड ऑफ जेड को। और जो ओमेगा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। तो ओमेगा 0 भी हो सकता है, पाई बाई 4, 0 से बढ़ता हुआ इधर आ सकता है, इधर से बढ़ता हुआ इधर जाके घट के 0। मतलब मॉड ऑफ जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक सर्किल को जिसका रेडियस क्या हो आर। इसीलिए इसको आर से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स डोमेन में जाओगे, है ना। यहाँ ओमेगा वेरिएबल टाइप का है, वो 0 से 2 पाई कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इसीलिए 0 से 2 पाई पूरा कवर करोगे तो ये एक सर्किल को बना देगा जिसकी रेडियस हमेशा क्या दिखती रहेगी आर, जिसकी लेंथ हमेशा क्या दिखती रहेगी आर। अब देखो, इसीलिए आपने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ा होगा, वो किस तरह का होता है, कोइंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह होता है। ये आप, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत इसको पढ़ रखा होगा। मैं उन्हीं चीजों को रिलेट कर रहा हूं कि कैसे चीजों को रिलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक्स ऑफ जेड एक्सियन का जेड ट्रांसफॉर्म होगा, कब होगा एक्स ऑफ जेड, जब ये समेशन क्या कर जाए, कन्वर्ज। ये समेशन कन्वर्ज करेगा जिन वैल्यूज के लिए, आर की जिन वैल्यूज के लिए ये समेशन कन्वर्ज कर जाएगा, उन्हीं आर की वैल्यूज के लिए जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और जिन आर वैल्यूज के लिए जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, कब है, जब ये समेशन n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ n आर की पावर माइनस n ई की पावर माइनस जे ओमेगा n, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेस देन क्या हो जाए इन्फिनिटी, मतलब ये क्या कर जाए, कन्वर्ज। मॉड को अंदर ले जाओ, n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ n आर की पावर माइनस n ई की पावर माइनस जे ओमेगा n। इस मॉड को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपको आएगा n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर जे थीटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ, हमेशा 1 होता है। क्यों, कास ओमेगा नॉट एन प्लस साइन ओमेगा नॉट एन, या कास ओमेगा एन प्लस जे साइन ओमेगा एन, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट कास ओमेगा स्क्वायर एन प्लस साइन ओमेगा स्क्वायर एन साइन स्क्वायर ओमेगा एन, तो आपको क्या आएगा, कास स्क्वायर ओमेगा एन प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा एन हमेशा क्या होता है 1। तो ई की पावर जे थीटा, चाहे थीटा में ओमेगा एन हो, ओमेगा नॉट हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है n। तो इस मॉड को जब इस पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1 आ जाएगा, बचेगा क्या, मॉड ऑफ एक्स एन इंटू आर की पावर क्या माइनस एन। तो ये अगर ये समेशन अगर लेस देन इन्फिनिटी है तो कहेंगे एक्स जेड ट्रांसफॉर्म, एक्स का एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, जब ये समेशन क्या कर जाएगा, कन्वर्ज। आर की, अब यहाँ पे एक आर आ गया कि नहीं फैक्टर, जो आपने जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर जे ओमेगा लिया था। आर की जिन वैल्यूज के लिए, एक्सएन तो आपको गिवन होगा, एक्सएन के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में एक्सएन नहीं है, इनपुट तो आपको दे दिया गया, आपको बताना था कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा। जेड ट्रांसफॉर्म इसका एग्जिस्ट करेगा अगर ये कन्वर्ज कर जाए। अब आर की जिन वैल्यूज के लिए, अब आर की वैल्यूज आप इस तरह से लो कि ये प्रोडक्ट किस नेचर का हो, डिक्रीजिंग नेचर का हो, ताकि समेशन क्या करे, कन्वर्ज। अगर प्रोडक्ट, अगर कोई चीज कांस्टेंट वैल्यू है उसको 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करोगे या ऐड करोगे, हमेशा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी।
अगर वो इंक्रीजिंग नेचर का है तो किसी इंक्रीजिंग चीज को ऐड करते जाओ, वो बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी। जैसे मैं कहूँ 1 + 2 + 3 + 4, इसको ऐड करते जाओगे इन्फिनिटी तो इनफाइनाइट आएगा। लेकिन कोई चीज़ डिक्रीजिंग नेचर की, जैसे 1 + 1/2 घट गया, फिर और घट के 1/4 हो गया, फिर 1/8, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है कि नहीं, वो कन्वर्ज कर जाती है किसी पॉइंट पे, तो उसी को क्या कहते हो कि वो कन्वर्ज कर गया, समेशन क्या आ गया, फाइनाइट। तो आप आर के ऐसी वैल्यूज में सेलेक्ट करूंगा ताकि ये प्रोडक्ट कैसे नेचर का हो, डिक्रीजिंग नेचर का हो, ये समेशन कैसे नेचर का है, डिक्रीजिंग नेचर का, ताकि ये क्या कर जाए, कन्वर्ज। आर की वो वैल्यूज जिनके लिए समेशन कन्वर्ज करेगा उसी को आप क्या कहते हो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और आर क्या रिप्रेजेंट करता था, एक सर्कल रिप्रेजेंट करता था, अभी समझाया। तो इसीलिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इन केस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, ये सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है, कोइंसेंट्रिक। आर की जो वैल्यूज होंगी, अगर मैं कहूं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब है, मॉड जेड क्या होता है, आर ही तो होता है। मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस 1 से ज्यादा है, 1 या 1 से 1 इक्वल टू नहीं है, 1 से ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस 1 से ज्यादा है, उन सारे सर्कल के लिए ये जेड ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हुआ, इसका एक यूनिट सर्किल बनाऊं मैं जिसका रेडियस 1 है, इसके बाहर वाले जितने सर्कल्स पॉसिबल हैं, इसके बाहर वाले जितने सर्कल्स पॉसिबल हैं, उन सारे आर के लिए ये एक्स ऑफ जेड या ये समेशन कन्वर्ज करेगा और जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला आएगा 1/1 - जेड इनवर्स या कुछ भी, वो कब एग्जिस्ट करेगा, फॉर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 या आर ग्रेटर देन 1 के लिए। इसी को कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, वो यहां से आता है। इसी आर को कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग आपने पढ़ा होगा कंट्रोल में, डैम्पिंग क्या होता है, वो ऑसिलेशन को घटाते घटाते जीरो कर देता है। तो यहां भी डैम्पिंग फैक्टर क्या कर रहा है, जो इस प्रोडक्ट को घटा रहा है, ताकि प्रोडक्ट घटता जाए, ताकि जब समेशन करो तो वो क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए। इसीलिए आर को क्या कहते हैं, डैम्पिंग फैक्टर। इसी तरह से जो सिग्मा आता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, उसको भी क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। वो भी यही करता है, e⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, और ये एक्सपोनेंशियल इस तरह से हम चूज करते हैं ताकि ये प्रोडक्ट को क्या करे, घटाए, ताकि समेशन क्या हो जाए या इंटीग्रेशन क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, तब वो होगा डैम्पिंग फैक्टर होगा, और वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म या जेड ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए सर्कल्स होते हैं, है ना, रेडियस होते हैं, क्योंकि रेडियस होता है, रेडियस किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल का रेडियस होता है हमेशा, ठीक है। तो यहां से आता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कहां से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आता है। अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कॉजलिटी की जब बात करूंगा, स्टेबिलिटी की बात करूंगा, उसको अगर जेड ट्रांसफॉर्म से बताना है तो यही आरओसी बहुत काम आएगा। इसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को, आरओसी को देख के मैं बता सकता हूं कि गिवन सिस्टम, एलटीआई सिस्टम कॉजल है कि नहीं है, स्टेबल है कि नहीं है, और इसी पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करके आते हैं। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जेड ट्रांसफॉर्म की, फिर उन प्रॉपर्टीज को सिग्नल में कैसे यूज करते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का कितना इंपॉर्टेंस है, मैं वो आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता जाऊंगा। और जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, फिर हम मूव करेंगे डिजिटल फिल्टर पे। जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में किसी एलटीआई सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन हो यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जेड, तो उससे कैसे पता करेंगे कि गिवन सिस्टम लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, या आपका ऑल पास फिल्टर है। उसमें मैं प्रॉपर्टीज भी आपको बताता जाऊंगा और क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं किसकी, जेड ट्रांसफॉर्म की, बस फिर कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल के जेड ट्रांसफॉर्म निकालने में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन कोई सिग्नल है, अगर इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ऑफ जेड है, ठीक है। तो अब पहले सबसे पढ़ाता हूँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही, हर जगह आप पढ़ते हो। अगर मैं इसमें शिफ्टिंग कर दूं, एन की जगह क्या लगा दूं, n - n0, राइट साइड शिफ्टिंग कर दूं या लेफ्ट साइड, n को रिप्लेस किया n - n0 से, दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग। n को n + n0 से रिप्लेस किया, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग। तो अगर टाइम डोमेन में मैंने शिफ्टिंग किया, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में या जेड डोमेन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता था, एक e की पावर वाला एक्सपोनेंशियल आ जाता था। n - n0 के लिए e की पावर -j⍵n0 आता था, प्लस n0 के लिए e की पावर j⍵n0 आता था। यहाँ क्या आएगा, यहाँ e की पावर नहीं आएगा। अब तो यहाँ वेरिएबल क्या हो चुका है दूसरे डोमेन में, जेड, तो यहाँ जेड की पावर में आता है। अगर माइनस की शिफ्टिंग या राइट साइड शिफ्टिंग की है, n को n - n0 से रिप्लेस किया है, तो यहाँ जेड की पावर में आता है -n0। अगर n + n0 की करते, n को n + n0 से, तो जेड की पावर आता +n0, एक्स ऑफ क्या, जेड। अब ध्यान से देखना, शिफ्टिंग करोगे
देखो जेट ट्रांसफॉर्म जब भी लिखा होता है बिना आरओसी के जेट ट्रांसफॉर्म का कोई मतलब नहीं है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में आरओसी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वहां प्लेन फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, जो है वही दिख रहा है। लेकिन यहां पे एक्सएन का जेट ट्रांसफॉर्म एक्सजेड है, इसके लिए इसका आरओसी लिखना भी उतना ही जरूरी है। तो इसके आरओसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मान लो R1 से। इसका आरओसी R1 होगा मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1/2, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1/3, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। 1/3 रेडियस है, उससे कम के लिए एग्जिस्ट करता है, ग्रेटर देन 1/2 के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये इसका कुछ आरओसी होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस R1। जब अभी स्टैंडर्ड सिग्नल पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक्स ऑफ जेड का आरओसी R1 है, तो अगर मैं शिफ्टिंग करूं तो जेड ट्रांसफॉर्म में जेड ऑफ माइनस एन नॉट या जेड प्लस एन नॉट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो ध्यान रखो शिफ्टिंग करने पे आरओसी में केवल एक चीज चेंज होती है। शिफ्टिंग करने पे आरओसी में केवल आपकी एक चीज चेंज होगी, क्या। अब आरओसी रेडियस क्या हो सकता है, आरओसी क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कोइंसेंट्रिक सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है, कैसे, उनके रेडियस से। तो रेडियस मिनिमम कितनी पॉसिबल हो सकती है, 0। मैक्सिमम कितनी पॉसिबल हो सकती है, इन्फिनिटी। तो जब भी आप शिफ्टिंग करोगे तो आरओसी में दो ही चीज का फर्क आता है, या तो मॉड जेड इज इक्वल टू 0 पॉइंट इंक्लूड या डिस्क्लूड हो एक्सक्लूड हो जाएगा, या मॉड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मॉड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंक्लूड या एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 0 और इन्फिनिटी वाले जो रेडियस हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, हो सकता है पहले नहीं रहे हों आरओसी में, या हो सकता है एक्सक्लूड हो जाए पहले रहे हों, है ना। या तो इन्फिनिटी पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा आरओसी में, या तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, या हो सकता है शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़े आरओसी पे। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। इंक्लूजन या एक्सक्लूजन किसका होगा, या तो 0 रेडियस का या तो इन्फिनिटी रेडियस का। 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही आरओसी होता है, क्योंकि रेडियस 0 हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। और आरओसी किससे रिप्रेजेंट होता है, रेडियस से ही रिप्रेजेंट होता है। तो यहां पे भी वही चीज होगी, ठीक है। तो आपका केवल क्या होगा, इंक्लूजन, इंक्लूजन ओ आर एक्सक्लूजन, ओ आर एक्सक्लूजन ऑफ मॉड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी ओ आर मॉड जेड इज इक्वल टू, टेंडिंग टू लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी या 0 पॉइंट का क्या हो सकता है, एक्सक्लूजन हो सकता है या इंक्लूजन हो सकता है, किसमें, आरओसी R1 में। बाकी आरओसी एज इट इज वही रहेगी जो R1 थी, केवल 2 पॉइंट ऐड या हट सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, या वहां से रिमूव हो सकते हैं, या ये भी होना कोई जरूरी नहीं है। आरओसी हो सकता है R1 था, अब भी क्या रह जाए, R1 ही रह जाए, ठीक है। अब इसी तरह से एक्स ऑफ n प्लस एन नॉट का क्या होगा, जेड ट्रांसफॉर्म, जेड की पावर n नॉट एक्स ऑफ जेड। यहाँ n की जगह n प्लस एन नॉट आया, तो इस डोमेन में क्या आएगा, जेड की पावर n नॉट। प्लस की शिफ्टिंग मतलब लेफ्ट साइड शिफ्टिंग करोगे तो जेड की पावर प्लस n नॉट आता है, राइट साइड शिफ्टिंग करोगे n को n माइनस एन नॉट से, तो जेड की पावर क्या आता है, माइनस एन नॉट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी, आरओसी अगर मान लो इसका R1 था, तो यहाँ इसका क्या आरओसी हो जाएगा, R1 तो होगा, उसमें यही चीज इंक्लूड या क्या हो सकती है, डिस्क्लूड। तो R1 तो रहेगा ही, साथ में ये इंक्लूड हो जाएगा या डिस्क्लूड, इसमें भी R1 तो रहेगा ही, ये इंक्लूड हो जाएगा या तो एक्सक्लूड हो जाएगा, या तो हो सकता है कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, क्लियर। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई। अब क्या आया, अगली प्रॉपर्टी देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अगली पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप क्या लोगे, सपोज A ले लेते हैं या B ले लेते हैं या P ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो, B की पावर n xn का क्या होगा, मतलब मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया x1 में, b की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे x ऑफ क्या हो जाता है, ये कहते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी। इस जेड डोमेन में स्केलिंग हो जाएगा, b की पावर n xn से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है x ऑफ जेड बाई b। बाकी किसी चीज़ पे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई 1 मॉड बी यू नहीं आने वाला। यहाँ क्या है, b की पावर n से अगर मल्टीप्लाई किया xn में, तो दूसरे डोमेन में xz की जगह क्या आ जाएगा, z बाई बी आ जाएगा। सिंपली क्या आ जाएगा, z बाई बी। आरओसी किससे रिप्रेजेंट होता था, मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट होता था। अब z की जगह क्या आ गया, z बाई बी। तो अब आरओसी क्या होगा, आरओसी इज R1 था, इसमें क्या होगा, R1 में आरओसी मॉड ऑफ जेड विल बी ग्रेटर देन या समथिंग, इस पे डिपेंड करेगा आरओसी। यहां पे आरओसी किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा,
मॉड ऑफ जेड बाई बी से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अगर जैसे यहाँ पे आरओसी R1 सपोज मैं ले लेता हूँ, एक्सएन का जो आरओसी, एक्सजेड का जो आरओसी था, सपोज एग्जांपल के लिए मैं कर देता हूँ, अभी एग्जांपल से करूंगा तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगे। जब मैं यूएन और a⁴n यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म आपको बताऊंगा तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक्सजेड का मैं आरओसी ले लूं, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 सपोज, तो b⁴n xn का आरओसी क्या हो जाएगा, उसका xz हो जाएगा, x ऑफ z बाई बी हो जाएगा। हर z की जगह z बाई बी रख दो तो आपको b⁴n xn का जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। लेकिन जेड ट्रांसफॉर्म कब तक वैलिड इनवैलिड रहता है, जब तक उसका आरओसी ना लिखो। अगर आरओसी नहीं लिखा किसी जेड ट्रांसफॉर्म का तो उस जेड ट्रांसफॉर्म का ज्यादा मीनिंग नहीं है ना। आरओसी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार आरओसी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो मैं वहां बताऊंगा कि आरओसी क्या लेना चाहिए, क्या मानना चाहिए। बाय डिफॉल्ट हम कॉजल सिस्टम लेते हैं, तो कॉजल सिस्टम वाले के करस्पॉन्डिंग जो आरओसी पॉसिबल है वही आरओसी हम बाय डिफॉल्ट कंसीडर करते हैं अगर क्वेश्चन में आरओसी नहीं गिवन है। बिना आरओसी के जेड ट्रांसफॉर्म का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिए। तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है तो एक्स ऑफ जेड बाई बी का, ये जेड बाई बी हो जाएगा b⁴n, इसका आरओसी होगा मॉड ऑफ जेड की जगह जेड बाई बी हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से आएगा मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी। अगर b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉड केवल लोगे। b अगर मान लो -2 है तो क्या लोगे, मॉड b की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि रेडियस, क्योंकि आरओसी क्या होता है, रेडियस। रेडियस कभी निगेटिव चीज हो ही नहीं सकती है ना। मैं कहूँ मॉड जेड ग्रेटर देन -2 है, ये आरओसी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉड जेड किसी चीज का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, रेडियस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ठीक है, जो आरओसी होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आरओसी मॉड जेड पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ आरओसी किस पे डिपेंड करेगा, मॉड जेड बाई बी पे डिपेंड करेगा। तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है तो उस तरह से ये निकाल लोगे, ठीक है। सिंपली ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। अभी जब मैं स्टैंडर्ड सिग्नल्स, ज़्यादातर आपको यूएन बहुत ज़्यादा पिक्चर में आएगा, उसी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें करने हैं। क्वेश्चन से हमको सारी चीज़ें क्या करनी है, रिलेट करनी है, ठीक है। तो यूएन वाले सिग्नल जब आएंगे तो और अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। अब और अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या होता है n मल्टीप्लाइड बाई n, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। इसका फोरियर, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, व्हाट इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर n से कर दें तो वहाँ क्या होता था। अगर फोरियर डोमेन में देखो, चाहे डिस्क्रीट टाइम डोमेन लिया था n xn, वहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आया था, जे डी बाई डी ओमेगा ऑफ एफ ओमेगा या एक्स ऑफ ओमेगा लिया था। इसी तरह से टी एक्सी का भी जब आपने लिखाया था तो क्या आया था, जे डी बाई डी ओमेगा ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा आया था। दोनों जगह सेम नेचर का था, उसको रिलेट करके याद रखा करिए, आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ एन एक्स एन का क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे माइनस जेड डी बाई डी जेड ऑफ क्या होता है, एक्स ऑफ जेड होता है। कितना होता है, माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड ऑफ एक्स ऑफ जेड। यहाँ माइनस साइन आ जाता है, यहाँ जे जैसा कुछ नहीं आता, यहाँ क्या आता है, जेड आता है, ठीक है। और जब भी एक्सएन का आरओसी क्या था, मैंने लिया था एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्सजेड है, और एक्सजेड का आरओसी मैंने क्या लिया था, R1, तो इसका आरओसी क्या हो जाएगा, एन एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म कुछ आ गया माइनस जेड इंटू डी बाई जेड ऑफ एक्सजेड। यहाँ पे आरओसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आरओसी नॉर्मली क्या रह जाएगा, R1 ही रह जाएगा। और ये ध्यान रखना, अभी मैं आगे भी बताऊंगा, आरओसी जब भी किसी एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्सजेड लिखोगे या किसी एचएन का जेड ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जेड लिखोगे, किसी वाईएन का जेड ट्रांसफॉर्म वाईजेड लिखोगे, तो वाईजेड एक जेड का फंक्शन होगा, नॉर्मली एक पॉलिनोमियल होगा या एक रेशियो होगा, दो पॉलिनोमियल का रेशियो आएगा इन जनरली, ए जेड अपान बी जेड टाइप का होगा। इन जनरल जब भी आप एक्सजेड को लिखोगे, ध्यान दो, मैं यही चीज़ें डिस्कस करता जाता हूँ, आपको पता होगा हालांकि, तो मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। एक्सजेड आएगा ए जेड बाई बी जेड नेचर का, यहाँ ए जेड एक कोई पॉलिनोमियल है, यहाँ बी जेड कोई दूसरा पॉलिनोमियल है ना। बी जेड को आप जीरो कर दोगे तो ये क्या देंगे, पोल्स देंगे, किसके, सिस्टम के। एक्सजेड के पोल्स कहाँ से आएंगे, बी जेड एक पॉलिनोमियल है, उसको जीरो कर दो, वहाँ से जेड की जो वैल्यू जाएंगी वो होंगी पोल्स। ए जेड को जीरो कर दोगे तो वहाँ से जेड की जो वैल्यू जाएंगी क्या आएंगे, जीरोज, इसको कहते हैं जीरोज, और यहाँ वाले को क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ द सिस्टम। आरओसी ध्यान रखना, अब एक्सजेड का कुछ आरओसी भी होगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म ए जेड बाई बी जेड आ गया तो इसके साथ क्या होगा, आरओसी, इसका आरओसी R1 या R2, मॉड जेड ग्रेटर देन समथिंग, मॉड जेड लेस देन समथिंग, या मॉड जेड ग्रेटर देन समथिंग एंड लेस देन समथिंग, कुछ भी हो सकता है। एक
जेड ग्रेटर देन समथिंग हो सकता है, जेड लेस देन समथिंग, या ये एक पॉसिबिलिटी है जेड ग्रेटर देन समथिंग एंड लेस देन समथिंग, ये भी पॉसिबल है आपका आरओसी। तीन तरह के आरओसी आपके पॉसिबल हो सकते हैं, लेस देन समथिंग, ओ आर ग्रेटर देन समथिंग, या लेस देन समथिंग एंड ग्रेटर देन समथिंग, दोनों के बीच का जेड ट्रांसफॉर्म, तीनों चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन जेड ट्रांसफॉर्म का आरओसी, किसी एक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्सजेड निकालोगे तो इसका आरओसी कभी भी किसी पोल को इंक्लूड नहीं कर सकता। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कभी कोई पोल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पोल पे अगर आप एक्स जेड की वैल्यू निकालोगे हमेशा क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। पोल पे अगर एक्स ऑफ जेड की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। और आप क्या कहते हो? एक्स जेड अगर एग्जिस्ट करता है मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए। तो पोल कभी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बताता है? वो पॉइंट्स बताता है जेड के जिनके लिए आपका एक्स जेड क्या होता है? एक फाइनाइट वैल्यू होता है। एक्स जेड जिसके लिए एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए कन्वर्ज करता है, तो पोल कभी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का पार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी आगे और भी प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं। तो यहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन एक्स एन का निकालोगे। वो R1 था एक्स जेड का अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये भी क्या रह जाएगा? R1। जैसे इसका है मॉड जेड ग्रेटर देन 1, तो एन एक्स एन का भी क्या रह जाएगा? मॉड जेड ग्रेटर देन 1 ही रह जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे और प्रॉपर्टीज में पढ़ाता हूं आपको, फैमिलियर करता हूं क्या होगा। अब देखो आपका अगर मैं कहूं n फ्रॉम माइनस के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एन, जैसे मल्टीप्लीकेशन था वैसे एक समेशन वाला है एक्स के का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म मैंने बाय डिफॉल्ट मान रखा है एक्स जेड एंड इट्स आरओसी इज R1। तो के माइनस इन्फिनिटी टू एन एक्स के का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? याद रखो 1 माइनस सिंपली जेड ट्रांसफॉर्म आपका क्या हो जाएगा? UN का आपका होगा 1/1 माइनस जेड इनवर्स, तो ये हो जाएगा UN का x ऑफ जेड अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स, सिंपली 1 माइनस जेड इनवर्स।